लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए जान लेते हैं बड़ी खबरें। दिल्ली एयरपोर्ट के ट्रैफिक सिस्टम पर साइबर हमले का शक, अचानक आई खराबी की हाई लेवल जांच शुरू हुई। फ्लाइट ऑपरेशंस 12 घंटे बंद रहा था। जी हां दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक सिस्टम में आई खराबी की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। यह फैसला केंद्र सरकार ने शुक्रवार शाम को ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कार्यालय में बैठक में लिया। इसमें एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों समेत अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। दरअसल दोस्तों, जांच में यह भी देखा जाएगा कि कहीं इसमें बाहरी ताकत या फिर साइबर हमले का हाथ तो नहीं था। 7 नवंबर को आईजीआई पर एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम यानी कि एएमएसएस में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसकी वजह से लगभग 12 घंटे से ज़्यादा वक्त तक यह प्रभावित रहा और जिसकी वजह से 800 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तमिलनाडु के ऊटी में ओस जमी, मध्य प्रदेश में शीतलहर, राजस्थान समेत 5 राज्यों के 30 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे आया। दिल्ली में एक्यूआई 400 के पार। जी हां दोस्तों, हिमालय की 4000 मीटर ऊंची चोटियों पर हुई ताज़ा बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आने लगा है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा सीधे मैदानों में पहुंच रही है। इसे रोकने वाला कोई सिस्टम नहीं होने से ठंड और शीतलहर बढ़ गई है। वहीं दोस्तों, राजस्थान के 12, मध्य प्रदेश के 10, छत्तीसगढ़ के 1, हरियाणा के 1 और हिमाचल के 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मध्य प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, इंदौर जैसे शहर, गुलमर्ग, श्रीनगर जैसे पहाड़ी इलाकों के साथ देश के टॉप 12 ठंडे शहरों में शामिल हो गए हैं। उधर दोस्तों, दक्षिण में लौटते मानसून की बारिश के बीच ऊटी में ठंड का असर नजर आने लगा है। हिल स्टेशन ऊटी में कारों की विंड स्क्रीन, गाड़ियों और पेड़ पौधों पर बड़ी ओस की बूंदें जम गई। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई लगभग 400 के पार पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में आतंकवादी और सीरियल किलर फोन चला रहे जुहेब नामक कैदी आईएसआईएस के लिए फंड जुटाता था, भर्ती करता था। उमेश 18 मर्डर कर चुका है, उन सबके पास फोन है। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु की परम्पना अग्रहा सेंट्रल जेल के अंदर एक वीडियो सामने आया है जिसमें आईएसआईएस आतंकी जुहेब अहमद शकील मन्ना फोन इस्तेमाल करता दिख रहा है। शकील को एनआईए ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उस पर युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने और फंड जुटाने का आरोप लगा है। इसके अलावा वीडियो में सीरियल किलर और रैपिस्ट उमेश रेड्डी को भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। कुछ कैदी जेल के अंदर टीवी देखते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि होना बाकी है। अब दोस्तों, इस खबर को देखते हुए सवाल उठता है, क्या जेल में भी कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अजित पवार के बेटे की कंपनी का एक और घोटाला आया सामने, सरकारी जमीन हड़पने का आरोप। पहले पुणे में प्रॉपर्टी डील सरकार ने कैंसिल की थी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग्स का एक और जमीन घोटाला सामने आ गया है। नया मामला बोपेडी इलाके का है, जहां कृषि विभाग की जमीन होने के बावजूद तहसीलदार के साथ मिलकर जमीन हड़पने और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप लगे हैं। दरअसल दोस्तों, इस मामले में अमेडिया कंपनी के डायरेक्टर दिग्विजय अमर सिंह पाटिल समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकार बना रही है नई पॉलिसी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार राजधानी के ऐतिहासिक स्मारकों को आम लोगों की संस्कृति और कला से जोड़ने के लिए नई पहल शुरू करने जा रही है। प्रस्तावित नीति के तहत दिल्ली के कई प्रमुख धरोहर स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला प्रदर्शनियों और जनहित के आयोजनों की अनुमति देने की तैयारी है। दरअसल दोस्तों, सरकार का कहना है कि इस कदम से जहां लोगों को दिल्ली की विरासत से जुड़ने का नया अवसर मिलेगा, वहीं इन स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव में भी मदद मिलेगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मेरे हाइड्रोजन बम पर इलेक्शन कमीशन और मोदी दोनों चुप क्यों है? किशनगंज में राहुल गांधी बोले, हमारे आरोप सही, इसलिए बोलती बंद है, ये वोट के चोर हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने रविवार को किशनगंज में महागठबंधन के कैंडिडेट्स के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके सरकार बना चुके हैं, बिहार में भी ये यही करने वाले हैं। उन्होंने पूछा, आपने हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा है या नहीं? मैंने उन लोगों की बोलती बंद कर दी है। मैंने आरोप लगाया कि मोदी और चीफ इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं। ज्ञानेश कुमार ने बोला, ये बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए या नहीं? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दूसरे फेज की 122 सीटों पर प्रचार थमा, नेपाल बॉर्डर 11 नवंबर तक सील। नीतीश कुमार बोले, लालू हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया था।
जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर रविवार शाम 5 बजते ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे फेज के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी और ज्यादा सख्त कर दी गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर तक की रात तक सील कर दिया गया है। इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर भी रोक है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए कहा कि खुद हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया, ये केवल परिवार का सोचते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वोट चोरी मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता खुद समझदार है। राहुल के आरोपों पर तेज प्रताप की नसीहत। दरअसल दोस्तों, मतदान से पहले जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के मुद्दे पर नसीहत दी है। तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी का मुद्दा बेअसर है। इस चुनावी माहौल में इन सब बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तेज प्रताप का यह बयान उस समय आया है जब कांग्रेस लगातार चुनावों में ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। करोड़ों की सरकारी जमीन निजी अस्पतालों को देने की साजिश, आम आदमी पार्टी का रेखा सरकार पर गंभीर आरोप। यह दोस्तों, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में देने की योजना को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार दिल्ली में बने सरकारी अस्पतालों को निजी कंपनियों को देने की योजना बना रही है, जिससे जनता को नुकसान और निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचेगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मोहन भागवत बोले, भारत में कोई अहिंदू नहीं, मुसलमानों और ईसाइयों के पूर्वज हिंदू थे, वे इसे भूले या फिर भुला दिया गया। संघ सत्ता नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि भारत की आत्मा हिंदू संस्कृति है। संघ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा और संगठन के लिए काम करता है। मोहन भागवत ने यह बात बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम 100 साल का संघ नए क्षितिज में कही। इस मौके पर आरएसएस के सरसंचालक दत्तात्रेय होसबोले और कई सामाजिक हस्तियां भी मौजूद थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 8वां पे कमीशन, 69 लाख पेंशनर्स को झटका, 8वें वेतन आयोग का नहीं मिलेगा फायदा, कर्मचारी संघ ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये 3 सदस्यीय समिति न्यायमूर्ति रंजन देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसका काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और सिफारिश करना है। हालांकि नोटिफिकेशन जारी होते ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच असंतोष फैल गया है। कई कर्मचारी संगठनों ने दावा किया है कि 8वें वेतन आयोग की टीओआर में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान गायब हैं, जो पहले 7वें वेतन आयोग की टीओआर में शामिल थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 3 आतंकवादी पकड़े। देश में कई जगह हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे, हथियार जमा करने पहुंचे थे गुजरात। जी दोस्तों, गुजरात एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 3 लोगों को अहमदाबाद के अडाउल हाउस से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ टीम पिछले कुछ दिनों से इन पर नजर रख रही थी। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एटीएस ने रविवार सुबह तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला है कि तीनों आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। 2 यूपी से और एक हैदराबाद का निवासी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के गांजा तस्कर के घर 2 करोड़ का कैश मिला। पुलिस वाले गिनते गिनते थके, झोले बोरे में रखे थे 50, 100 और 20 के नोट। जी हाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ में एक तस्कर के घर पर पुलिस ने जब छापा मारा तो 2 करोड़ रुपए कैश मिले। पूरी रकम 100, 50 और 20 रुपए के नोटों में थी। पुलिस वालों ने नोट गिनने शुरू किए, लेकिन कुछ ही देर में गिनते गिनते थक गए। कई महिला पुलिसकर्मी तो पसीना तक पहुंचने लगी। इसके बाद पुलिस ने नोट गिनने की 4 मशीनें मंगवाई और उनसे काउंटिंग पूरी की। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नोटों का अंबार दिख रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी करेंगे भूटान का दौरा, दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान का दौरा करने वाले हैं। देश के विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। पीएम मोदी का भूटान दौरा एक राजकीय दौरा होगा और 11 से 12 नवंबर तक 2 दिवसीय होगा। पीएम मोदी अपने कार्यकाल के दौरान इससे पहले 3 बार भूटान का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भूटान नरेश जिग्मे खेसर न्यागमाल वांगचू के न्योते पर भूटान जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्राजील में तेज हवाओं और भारी बारिश से मची तबाही, इमारतें ढही, सड़कें टूटी, 6 की मौत। फिलीपींस में फंग वोंग सुपर टाइफून, 1.5 लाख लोगों का रेस्क्यू किया गया। जी दोस्तों, ब्राजील के दक्षिणी राज्य पराना में शुक्रवार देर रात तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। राज्य सरकार के अनुसार इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में अब तक 437 लोग घायल हुए हैं, वहीं लगभग 1000 लोग बेघर हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति 180 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड की परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कोटा जिले के दौरे पर पहुंचे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC अजमेर अब छात्रों को एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका देगा। यह नई व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी। दरअसल दोस्तों, मंत्री दिलावर ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रावधानों के तहत उठाया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को अधिक अवसर और लचीलापन देना है ताकि वे अपनी योग्यता का बेहतर प्रदर्शन कर सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रतापगढ़ में ड्रग माफिया पर शिकंजा, यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी कैश बरामदगी, 22 घंटे चली गिनती। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रतापगढ़ जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मानिकपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जो जेल से ही नशे का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 2.01 करोड़ रुपए कैश, 6.075 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक यानी कि हेरोइन बरामद की है। बरामद रकम की गिनती में पूरे 22 घंटे लगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेहरू और इंदिरा की तरह आडवाणी की तारीफ पर फिर विवादों में घिरे शशि थरूर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। थरूर ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की राजनीतिक विरासत का समर्थन किया। शशि थरूर ने कहा कि जैसे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को उनकी एक ही घटना से परिभाषित नहीं किया जा सकता, वैसे ही दशकों की सार्वजनिक सेवा करने वाले बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता का मूल्यांकन भी किसी एक प्रसंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश चौधरी ने 8 गेंद में 8 छक्के मारे, 11 बॉल में फास्टेस्ट 50 लगाई, युवराज सिंह और शास्त्री का रिकॉर्ड तोड़ा, रणजी में रचा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आपने लगातार 6 छक्कों के रिकॉर्ड के बारे में सुना होगा। 2008 में युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में लगाए थे। रवि शास्त्री भी रणजी ट्रॉफी में लगा चुके हैं। अब एक नया रिकॉर्ड बना है, सिर्फ ओवर में 6 छक्के नहीं बल्कि ओवर समेत 8 गेंदों पर लगातार 8 छक्के मारे गए हैं। क्रिकेट के इतिहास का यह आंकड़ा रिकॉर्ड रविवार को सूरत में रणजी ट्रॉफी के मैच में बना। दरअसल दोस्तों, यह कारनामा किया है मेघालय के बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी ने। 25 साल के आकाश ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 14 बॉल पर नाबाद 50 रनों की पारी खेली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर डंपर हादसे में बड़ा मौतों का आंकड़ा, अब तक 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल अब भी एडमिट हैं। SIT ने शुरू की जांच। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में 3 नवंबर को हुए डंपर हादसे में एक और घायल की मौत हो गई है। शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एडमिट बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने दम तोड़ दिया। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, अब भी कई घायलों का इलाज चल रहा है। दरअसल दोस्तों, शहर के हरमाड़ा इलाके में शराबी डंपर चालक ने 17 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए 22 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान ने संविधान बदला, तीनों सेनाओं के प्रमुख बनेंगे। पहली बार ये पद बनाया गया, मई में फील्ड मार्शल बने थे। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी संसद आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाने के लिए संविधान में बदलाव कर रही है। अब उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF बनाया जाएगा। यह भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की तरह होगा। यह नया पद इसलिए बनाया गया है ताकि सेना, नौसेना और वायुसेना आपस में मिलकर बेहतर तरीके से काम कर सके और तीनों की कमान एक जगह से संभाली जा सके। इससे पहले दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस साल 20 मई को पाकिस्तानी सरकार ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार चुनाव में बीजेपी राज्यों की फोर्स, गुजरात, यूपी समेत 14 राज्यों से 14,560 जवान बूथों पर तैनात। CISF के हवाले है स्ट्रॉन्ग रूम। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को रिकॉर्ड 65.08% वोटिंग हुई। न कहीं गोली चली, न बम फूटे। इसका बड़ा श्रेय चुनाव आयोग को सुरक्षा के सख्त इंतजाम के लिए मिला है। दरअसल दोस्तों, बिहार में चुनाव के लिए CAPF की 1650 कंपनियां तैनात हैं। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा CISF के जवान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी शासित गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत 14 बीजेपी या फिर NDA शासित राज्यों के 14,560 से ज्यादा जवानों को बुलाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। घरेलू वेज थाली अक्टूबर में 17% सस्ती हुई। आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने का असर। नॉन वेज थाली की कीमत भी 12% घटी। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत अक्टूबर में सालाना आधार पर 17% घटकर 27.8 रुपये पर आ गई है। पिछले साल अक्टूबर 2024 में वेज थाली की कीमत 33.3 रुपये थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिजिल ने अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस साल की इस बात की जानकारी दी है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आपने 28 रुपये में कोई थाली खाई है या फिर आप खा सकते हैं भारत में 28 रुपये में भरपेट खाना, क्योंकि रिपोर्ट तो यही कहती है।
वहीं दोस्तों बात करें दूसरी ओर नॉनवेज थाली की कीमत की, तो नॉनवेज थाली की कीमत अक्टूबर में सालाना आधार पर 12% घटकर 54.4 रुपये पर आ गई है। यानी कि दोस्तों 54 रुपये में आप भारत में नॉनवेज थाली खा सकते हैं। क्या यह संभव है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 8,260 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, शहीदों को किया नमन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आज देहरादून पहुंचे थे। यहां उन्होंने 8,260 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन भी किया। उन्होंने उत्तराखंड की बीते 25 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए अगले 25 वर्षों के लिए रोड मैप के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममदानी के बाद सेकत चक्रवर्ती सांसद बनने की रेस में सैन फ्रांसिस्को से चुनाव लड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस वाली टी शर्ट पहनी तो अमेरिकियों ने नाजी समर्थक कहा था। जी हां दोस्तों, पिछले हफ्ते भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रचा। अब भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट सेकत चक्रवर्ती का नाम चर्चाओं में है। दरअसल दोस्तों, नैन्सी पेलोसी के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद सैन फ्रांसिस्को की संसद सीट खाली हो गई है। अब 39 साल के सेकत को डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ममदानी की तरह सेकत भी अमेरिका में उभर रही प्रोग्रेसिव लीडर्स की नई पीढ़ी का हिस्सा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले वोट चोरी को एसआईआर से कवर कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। पंचमढ़ी में जंगल सफारी की, बच्चों से भी मिले। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई, हर 8 में से 1 वोट चोरी किया गया। ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। हमारे पास सबूत हैं जो हम आहिस्ते आहिस्ते दिखाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मेन मुद्दा वोट चोरी है, जिसे अब विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर से कवर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिलकर लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। थाईलैंड में दारूबाजों के लिए नया कानून, 1 मिनट लेट हुए तो भरना पड़ जाएगा भारी जुर्माना। जी हां दोस्तों, थाईलैंड का अल्कोहलिक बेवरेज कंट्रोल एक्ट संशोधन के बाद 8 नवंबर से लागू हो गया, जिसमें प्रतिबंधित समय या फिर जगह पर शराब पीते या परोसे जाने पर कम से कम 10,000 बाट यानी कि लगभग 300 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। थाईलैंड सरकार के इस कदम को 1972 के बाद सबसे कड़े शराब नियंत्रण कानून के तौर पर माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, थाईलैंड में पहले से ही दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक शराब बिक्री पर रोक थी, लेकिन अब सरकार ने इस टाइम पर शराब पीने वालों पर भी पाबंदी लगा दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी सांसद बोले राहुल गांधी बूढ़े हो गए हैं, शादी नहीं की इसका मतलब नहीं कि जवान ही रहेंगे, जब संपत्ति नहीं तो विदेश क्यों जाते हैं। जी हां दोस्तों, झारखंड के गोंडा से भाजपा सांसद निशिकांत सिंह ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब आपका परिवार कहता है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है तो सारा पैसा आ कहां से रहा है? आप कोलंबिया या फिर कंबोडिया क्यों जा रहे हैं? किस वजह से? आपके परिवार की इटली में क्या संपत्ति है? इस चीज की जांच होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का सिस्टम 300 साल पुराना है, इससे प्रॉपर्टी खरीदना सदमे जैसा, हमें नए ढंग से सोचना होगा, विकल्प तलाशने होंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री और जमीन के मालिकाना हक के ढांचे में बुनियादी सुधार की जरूरत बताई है। कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश राज के समय के कानूनों पर टिके मौजूदा ढांचे ने भ्रम, अकुशलता और बड़े स्तर पर मुकदमे पैदा किए हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुझाव दिया कि ये समस्याएं खत्म करने के लिए सरकार ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर विचार करे। साथ ही विधि आयोग को इस पर विस्तृत अध्ययन करने को कहा है। आयोग से केंद्र, राज्य सरकारें, विशेषज्ञ और अन्य संबंधित पक्षों से रायशुमारी करके रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या जमीन खरीदने के मौजूदा कानून और मौजूदा ढांचे को आप भी एक परेशानी मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इसमें क्या सुधार करना चाहिए यह भी बताइए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाने वाला धर्म कौन सा है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।